हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 10 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाल ही में संपन्न हुए यूएस ओपन वुमेन सिंगल का टाइटल बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने जीता है, जबकि मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट पेरिस में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगाया है। नीति आयोग का लक्ष्य भारत के दलहन उत्पादन को 2 गुना करने का है 2047 का। डेविड लेमी ये भी हाल ही में यूके के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इजुबा ने पद से इस्तीफा दिया। रिसेंटली स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिपिट ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ब्राजील ने 7 सितंबर को 203 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर 25 बताई गई है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। बीते 2 साल के करंट अफेयर की जो सीरीज शुरू की गई है, अभी तक इसका पार्ट 1 अपलोड हुआ। पार्ट 2 की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है और पार्ट 1 की पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक का कंटेंट कवर कराया जा रहा है। तो इस क्लास से जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, वर्ष 2025 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का नया प्रकोप सामने आया है। तो इबोला पूछा जा रहा है कि ये है क्या? तो एक तरह का वायरस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सितंबर 2025 में इबोला वायरस का एक नया प्रकोप घोषित किया गया। 15 लोग इसमें अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें कि 4 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। और ये पूरे देश में अब तक का 16वां इबोला प्रकोप है। और इबोला एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस जनित रोग है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, जो अफ्रीका के कई देशों में समय समय पर फैलता है। अभी 16वां प्रकोप, 16 नंबर का प्रकोप ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला है। अभी तक इसका पूरी तरीके से इलाज अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन टीका और सावधानियों से इसके प्रसार को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले आप उसे लोकेशन के थ्रू देखिए, मैप के थ्रू देखिए। अफ्रीका के एकदम सेंट्रल पार्ट में आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन। देखिए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके जस्ट बगल में है। यहाँ मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर रही हूँ, जिसकी कैपिटल किंशासा, करेंसी फ्रेंच है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स और यहाँ की करेंसी का नाम है कांगोली फ्रैंक। अब इस वायरस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये जो वायरस है ना, इबोला, एक गंभीर और अक्सर घातक वायरल बीमारी है जो इबोला वायरस से होती है। ये वायरस फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। इबोला वायरस की सबसे पहली बार पहचान की गई थी 1976 में। इसका जो नाम है ना, ये कांगो में एक नदी है, इबोला नदी, इसी के नाम पर रखा गया है। तब से अब तक कई बार अफ्रीका में इसके प्रकोप यानी कि आउटब्रेक्स हुए हैं। ये फैलता कैसे है, संचरण कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो चमगादड़, चमगादड़ को इबोला का प्राकृतिक वाहक यानी कि नेचुरल होस्ट माना जाता है। इंसान से इंसान में ये कैसे फैलेगा? संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से फैल सकता है, पसीने से, थूक, उल्टी, दस्त या अन्य शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जो संक्रमित सुइयां होती है ना, इंजेक्शन आप इसे कह सकते हैं, या मेडिकल उपकरणों के इस्तेमाल से, या मृतक का जो शव होता है यानी कि जो डेड बॉडी होती है, इसके छूने या दफनाने से भी ये फैलता है। अब अफ्रीका की यदि हम बात करें ना, तो इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप, यदि एरिया और पॉपुलेशन की हम बात करें तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, यहाँ जो आप लेक विक्टोरिया देख रहे हैं ना, यहीं से निकलती है और अंत में जाकर के इजिप्ट के ऊपर में जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ जाकर के समा जाती है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली 4 कंट्री आती हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये इजिप्ट है, माफ कीजिएगा, इजिप्ट ऊपर में है, ये इजिप्ट है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 मेंबर कंट्री इसकी पार्ट है। अगला सवाल है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरिजोंटी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर इसका हो जाएगा अन्नपूर्णा रॉय, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अन्नपूर्णा रॉय ने 2025 में इस वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसकी फीचर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ये प्रतिष्ठित ऑरिजोंटी अवार्ड अपने नाम किया और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यदि यहां से मैं बात करूं पहली महिला की, तो देखिए, जो पायल कपाड़िया है ना, पायल कपाड़िया का नाम हमने अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में देखा था। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये प्रतिष्ठित अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बनी थी।
सुहानी सा मैजिक स्किल अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है, अभी रिसेंटली इसकी विजेता रही हैं। और दीपिका पादुकोण का फैक्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया है, भारत की पहली महिला और दुनिया की ऐसी पहली महिला जो न्यूज में थी, काफी समय से इसका रिवीजन भी हमने नहीं किया है। क्वाड महिला वर्ल्ड कप, ये जो शतरंज वर्ल्ड कप है, ये जीतने वाली, शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका कुमारी ने जीता। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा बनी। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली है। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर बिहार की विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला ऑफिसर गीता समोता है। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की शेखा नासिर। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी से सोलंकी को नियुक्त किया गया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 में स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। सवाल नंबर तीसरा है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में एशियाई कंट्री थाईलैंड के अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी ना, पेरोंग तान शिनावात्रा, इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि इन्हें कंबोडिया से सीमा विवाद पर अनैतिक आचरण के कारण बर्खास्त किया गया था। अब इनके पद छोड़ने के बाद ना नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चार्न की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो केवल 2 साल में ना ये थाईलैंड के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। बिजनेस टाइकून है अनुत चार्न। थाईलैंड को यदि आप मैप के थ्रू देखें, थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक, करेंसी हो जाएगी बहत, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी थाई। इस साल का बिम्स्टेक समिट थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी आपके पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेतोंग तान शिनावात्रा को सस्पेंड किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास चल ही रहा है, 14 सितंबर तक चलेगा। हैदराबाद में आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, जिसमें कि थाईलैंड की ओपल सुचाता विजेता रही हैं। केर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री है। हरन अमर सूर्या श्रीलंका की। और अच्छा, ये दो ऑप्शन हमने देख लिए। बाकी यहाँ एक स्लाइड मैंने ऐड करी है, श्रीलंका का हो गया। लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन अभी हाल ही में बने। यूक्रेन के यूलिया स्वीडेडेंको। नीदरलैंड के डिक्सुफ। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस। भूटान के शेरिंग तोपके। पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ। रसिया के मिखाइल मिशस्टिन। इटली के जॉर्जिया मेलेनी। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। कनाडा के मार्कानी। बेल्जियम के बार्टा डी वेबर। भारत के नरेंद्र मोदी। एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल। ट्यूनिशिया के सारा जाफरानी। मॉरिसस के हो जाएंगे नवीन राम गुलाम। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो ये भी हाल ही में बन गया हिमाचल प्रदेश। मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था कि देश का पहला पूरी तरीके से साक्षर राज्य मिजोरम था, दूसरा बना गोवा, तीसरा बना त्रिपुरा और अब चौथा बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो उल्लास योजना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका है, चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनके। इस योजना के तहत किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य तब माना जाता है जब उसकी 15 वर्ष से अधिक उम्र की या 15 वर्ष से अधिक आयु की 95% से अधिक आबादी पढ़ने में, लिखने में और बुनियादी गणना करने में सक्षम होते, तब हम कहते हैं कि वह राज्य पूरी तरीके से साक्षर है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मतलब आंकड़े ये बताते हैं कि साक्षरता लिटरेसी रेट यहाँ पर 99.30 है। तो हमें चाहिए कितना पूर्ण साक्षर के लिए? 95। इसने इससे भी ज्यादा ही अचीव किया है। तो हिमाचल प्रदेश चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल। भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत इसने की। राजा खास गांव हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव बना। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी मिली। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की गई। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। पलास कैट का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यहाँ मिला। और औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को एज अ पायलट प्रोजेक्ट मंजूरी दी गई। सोलन जिले के दोभाटा में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। सवाल पांचवा है, किस देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग यानी कि रक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके युद्ध विभाग यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट किया है?
ये रिसेंटली कर दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जो रक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसका नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। पेंटागन जो कि यहाँ का रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग है, इसकी वेबसाइट defense.gov से बदल करके war.gov कर दी गई है। रक्षा सचिव जो है पीट हेगसेथ, इनके दफ्तर पर यानी कि इनके ऑफिस पर और पद का नाम सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जगह सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी का दर्जा होता है, ये भारत में मंत्रालय के मंत्री के बराबर होता है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने का फैसला किया। जिवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसी देश ने विकसित की। गोल्डन डोम जो हमने प्रणाली पढ़ी थी, ये भी यहीं से रिलेट करेंगे। मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को इसने भारत को सौंपा है। अल्जाइमर रोग के इनिशियल लेवल पर पता लगाने के लिए इसने ब्लड टेस्ट को मंजूरी दी। दुनिया का पहला ब्लडर ट्रांसप्लांट इसने किया। एलन मस्क ने राजनीतिक दल का ऐलान किया जिसका नाम अमेरिका पार्टी है। यहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल के महीने में भारत के दौरे पर आए हुए थे। सोने बॉय पर भारत अमेरिका के बीच साझेदारी है। बाल्ट ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी ऑफिशियली घोषित किया गया। पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम ये अमेरिका ने विकसित करी है। अगला सवाल है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ये किस कंट्री से संबंधित है जिन्होंने जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फुजी पर चढ़ाई करी और इस पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। तो ये वैसे जापान से ही बिलोंग करते हैं। जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं ना, यही है कोकिची अकुजावा। 102 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट फुजी पर चढ़ाई करी है। माउंट फुजी की हाइट यदि हम देखें ना तो 3776 मीटर में है और फिट में यदि हम कहें तो 12,389 फीट ऊंची ये चोटी है जिस पर इन्होंने चढ़ाई करी है। 70 साल की इनकी जो बेटी है इनकी मदद से और अन्य सहयोगों की मदद से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें मान्यता भी दे दी गई है। यदि मैं बात करूं जापान की कैपिटल टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिगेरू इजुबा ने पद से इस्तीफा दिया। करेंसी येन है। माउंट शिनमाय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। एक प्रसिद्ध बॉक्सर हैं हिरोमासा उकारावा, इनका निधन हुआ। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश जापान है। धर्म गार्जन, वीर गार्जन, शिन्यू मैत्री जिमेक्स ये एक्सरसाइज है भारत जापान के बीच। भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बल के बीच चेन्नई के तट पर अभी हाल ही में एक अभ्यास हुआ जिसका कोड नाम जामाता है। जामाता जिसका जापानीज लैंग्वेज में मतलब होता है बाद में मिलते हैं। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है। नेपाल का हालांकि हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तंजानिया से रिलेट करेंगे तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। अगला सवाल है किस राज्य में 28वें नंबर की एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसे अगले महीने होस्ट करने जा रहा है ओडिशा। 11 से 15 अक्टूबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, फिर क्या लिखा हुआ है ATTU यानी कि एशियन टेबल टेनिस यूनियन, ये चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है भुवनेश्वर। तो ITTF का फॉर्मेशन ईयर 1926 है। लॉजन में हेडक्वार्टर है। पेट्रा सोरलिंग इसकी हेड है। वैसे आगामी कुछ खेल प्रतियोगिताएं जो कुछ राज्य होस्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप ये दिल्ली होस्ट करेगा। अभी अक्टूबर के महीने से ही शतरंज वर्ल्ड कप ये गोवा होस्ट करने जा रहा है। अभी 7वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार ने होस्ट किया था। अब यहां से हम कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं को डिस्कशन करें, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों। ये फैक्ट मैंने बता दिया। पिकल बॉल वर्ल्ड कप अमेरिका होस्ट करेगा। हॉकी पुरुष एशिया कप राजगीर में आयोजित की गई, विजेता भारत है साउथ कोरिया को हरा करके। नेक्स्ट ईयर पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भारत श्रीलंका होस्ट करेंगे। इस साल का महिलाओं का वर्ल्ड कप भारत, चैंपियंस ट्रॉफी यूएई पाकिस्तान ने होस्ट की, विजेता भारत है। शतरंज वर्ल्ड कप गोवा होस्ट करेगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर यूएसए मैक्सिको कनाडा होस्ट करेंगे। महिलाओं का 2027 में ब्राजील। 17 मेंस एशिया क्रिकेट कप ये यूएई में शुरू हो चुका है। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चाइना ने होस्ट किया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड ने और विश्व पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी अरब ने होस्ट किया। 8वां सवाल है किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान ये किताब लिखी गई? इसके राइटर हो जाएंगे KGS ढिल्लन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये जो किताब है पूर्व सेना अधिकारी और लेखक KGS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है।
अब यहाँ से कुछ बुक्स एंड ऑथर की मैं बात करूं जो हालिया लॉन्च की गई। देखिए 2022 की किताब है टॉम्ब ऑफ सेंड, जिसके लिए गीतांजलि श्री ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। टाइम शेल्टर के लिए 2023 में जॉर्जिया गोस्पदोनोव ने, कैरोस के लिए जेनी एरपनबेक ने, और इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प के लिए भारत की भानु मुस्ताक ने जीता। 3 दिन पहले मैंने बताया मदर मैरी कम्स टू मी किताब अरुंधति रॉय के द्वारा लॉन्च की गई। इन प्रेज ऑफ कॉलिंस पॉलिटिक्स मनोज के झा की किताब है। एम एस स्वामीनाथन टाइटल से किताब प्रियंबदा जयकुमार ने लिखी। वुमन लाइफ फ्रीडम ये किताब है मरजानी सत्रापी की। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन की किताब है। अ डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा की। विनर माइंडसेट सेन वॉटसन की। वाई भारत मैटर है एस जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो है पीएस रमन की। 12th फेल अनुराग पाठक की। 4th स्टार ऑफ डेस्टिनी एम एम नरवनी की। नाइफ हो जाएगी सलमान रशदी। अगला सवाल है किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। रिसेंटली सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं के घरों पर हमला और तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। जो भी आप बांग्लादेश में हिंसा देख रहे थे ना, लगभग वैसी हिंसा देखने को मिल रही है नेपाल में। तो इनमें केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवो के करीबियों को भी निशाने पर लिया गया। राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हमले हुए हैं। एक न्यूज में शाम को पढ़ रही थी कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना झालानाथ खनाल, इनकी पत्नी को यानी कि घर के अंदर बंद करके आग लगा दिया और उनकी पत्नी की इसमें मौत भी हो गई है। मतलब ये स्थिति है नेपाल की। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी इसकी हो जाएगी रुपया। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है, पद से इस्तीफा ये दे दिया है केपी शर्मा ओली ने। यदि बात करूं इसके करंट अफेयर की, तो अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। डब्ल्यूएचओ ने रूबेला मुक्त घोषित किया। चर्चे में रहा याला ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर है। चाइना के बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर इसने समझौता किया। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में हुआ। तमुल ओसार फेस्टिवल चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए इसने कैंपेन चलाया, पश्मीना महोत्सव। इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया पर इसने प्रतिबंध लगाया है। अगला सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए अभी अचानक ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था जुलाई के महीने में। इसके बाद से दो नए उम्मीदवार थे। भाजपा की तरफ से थे सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी। तो अभी हाल ही में जो सीपी राधाकृष्णन हैं, इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को हरा करके भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और नए राज्यसभा सभापति के रूप में पदभार संभाल लिया है। देखिए जुलाई के महीने में जगदीप धनखड़ ने ये हेल्थ इशू बताते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी थी। भारत में उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर यदि हम नजर डालें तो राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल नंबर 63 से 71 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच में सेतु की भूमिका निभाता है। अब जगदीप धनखड़ जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, तो ये कार्यकाल के बीच में अपने पद से इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति थे। बीवी गिरी भैरव सिंह शेखावत के बाद में। ये डिटेल पहले भी मैंने ऐड करी थी, थोड़ी इनकी बेसिक फैक्ट भी ऐड किए थे। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। मैंने कल आपसे पूछा था हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर कौन? न्यूजीलैंड राइट आंसर था। आज का सवाल है पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन बना? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।